और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी जब उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की। हालांकि इस पर डिबेट बहुत ज्यादा है कि वो कमिटेड किसके बारे में कह रही थी, कि संविधान के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। जब राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपए दिल्ली से चलते हैं और केवल 15 रुपए गरीब के पास पहुंचते हैं, तो 85 रुपए कहां चले जाते हैं, वो इशारा भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही था। और इसलिए देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है, देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। इसलिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझ लें कि आपको कैसा होना चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए। केवल मसला आपकी जिंदगी बेहतर बनने का नहीं। आप आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियां मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज है, यही जिंदगी का उद्देश्य है, तो ठीक है बन जाइए, लेकिन इससे देश को फायदा नहीं होगा, इससे देश को नुकसान ही होगा। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए आईएएस सीट पर बैठे हुए। हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। जब इसलिए आजादी के बाद श्री वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज के लिए बहुत एफर्ट्स किए। पहले हमारे पास 9-10 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, बाद में संविधान में 2 रह गई। और सिविल सर्विसेज के मामले में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे बड़ी हमारे देश के इतिहास में रही, आधुनिक इतिहास में, वो वल्लभ भाई पटेल है। और उन्हीं के प्रशंसा में सिविल सर्विस डे मनाने की परंपरा भी हम लेके आए। उन्होंने लगातार इस बात को इंश्योर भी किया, रेखांकित भी किया कि बिना अच्छी सिविल सर्विसेज के हम इस देश को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो आईसीएस के अधिकारी थे ब्रिटिश काल के, जब संविधान लिखा गया तो उनका बहुत दबाव था, उनके बिना शासन चल नहीं सकता था। उन्होंने दबाव बनाया कि हमें नए संविधान के तहत स्थान दिया जाए। और उस समय राजाओं को, रजवाड़ों को चिंता क्या थी कि कल को हमारा राज्य छीन न लिया जाए। आईसीएस अधिकारियों को चिंता क्या थी कि कल को हमारे अधिकार कम ना हो जाए। वो तो लाट साहब थे उस समय। संविधान बनाते हुए बहुत समझौते करने पड़े हमारे संविधान सभा को। एक समझौता ये करना पड़ा कि कुछ बड़े राज्यों को ग्रुप बी स्टेट बनाना पड़ा कि भाई आपका राज्य अलग किस्म का होगा, आपके प्रमुख को राज प्रमुख की पदवी मिलेगी, आपकी अपनी सेना होगी। बहुत सारे समझौते करने पड़े कि बस तुम भारत में आ तो जाओ, एक बार आ जाओ बस। वो आगे संविधान में लिख गया तो भरोसा होगा संविधान में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेहरू जी और पटेल एकदम क्लियर थे कि एक बार आ जाए फिर देखेंगे बाद में इनको। और लेके आ गए। उनके लिए विशेष संविधान का एक प्रावधान बनाया गया, आर्टिकल 242 मेरे ख्याल से बनाया गया था स्पेशल। और भाग ख के राज्य, पार्ट बी स्टेट्स बोलते थे, उनको बनाया गया। मतलब देश की सेना भी है, राज्य की सेना भी है। अब किसी राज्य में सेना नहीं, आपको पता होगा, लेकिन उस समय राज्यों में सेनाएं थी उस समय। और राज्यों के प्रमुखों का अधिकार था, उनका नाम क्या था, राज प्रमुख। सरकार के खजाने से बहुत बड़ा पैसा मिलता था उनको, प्रीवी पर्स कहते थे उनको उस समय। लेकिन सरकार क्लियर थी। ऐसे आईसीएस वाले बोले कि हमें भाई ठीक से सिस्टम में लाओगे तो हम आएंगे, वरना हम भाग जाएंगे यहाँ से, हम काम नहीं करेंगे। और उनके बिना सिस्टम चले कैसे उस समय। तो संविधान में अनुच्छेद 310, 311, 312 शामिल किए गए। और ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को, आईसीएस और आईपी जो उस समय इंडियन पुलिस, लिखा है 312 में कि एक ऑल इंडिया सर्विस आईएएस होगी, एक ऑल इंडिया सर्विस आईपीएस होगी, और आईसीएस के सभी अधिकारी आईएएस माने जाएंगे, आईपी के सभी अधिकारी आईपीएस माने जाएंगे। और 311 में उनको इतनी सुरक्षाएं दी गई हैं कि उनको हटाना लगभग नामुमकिन है। इन सारी एश्योरेंसेस के बाद संविधान पास हो। संविधान लिखना मजाक नहीं होता है। आप 6 लोग मिलकर अपने हॉस्टल का संविधान लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। सहमति नहीं बनती है, बहुत झगड़े होते हैं। संविधान लिखना इतनी बड़ी कवायद थी। 7वें संविधान संशोधन में नेहरू जी ने भाग ख राज्यों को संविधान से हटा दिया और वो सारे राज्य भाग क सामान्य राज्य बन गए। खूब चिल्लाए राजा रजवाड़े, पर वो तो तय था, एक लोकतंत्र में राजा क्यों चलेंगे, उन्हें खत्म होना ही पड़ेगा। समय जब बदलता है तो समय बदलने के साथ चीजें बदलती हैं, बदलनी चाहिए। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को भी हटा दिया संविधान संशोधन करके, सब बराबर हो गए। आईसीएस के मामले में सरकार कुछ खास कर नहीं पाई। और वो आईसीएस जो लाट साहब थे, भाई गाड़ी में चल रहे हैं, 25-30 गाड़ियां चल रही हैं लाल बत्ती वाली टाई 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 करते हुए, आईसीएस गांव जाएगा? लाट साहब है, गांव का आदमी आएगा आईसीएस के पास? आईसीएस क्यों गांव जाएगा? और उस समय का आईसीएस जब जिला संभालता था, ध्यान रखना है, उस समय के जिले आज के छोटे राज्यों के बराबर साइज के थे, बहुत बड़े जिले हुआ करते थे। और जिले के प्रमुख के पास जिला जज का काम भी होता था। वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं था, वो जुडिशियल हेड भी था। सारी पावर्स एक व्यक्ति में, आईसीएस, और वो लाट साहब। उस लाट साहब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी की सहायता करो भाई। वो आम आदमी के मोहल्ले में जाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि मोहल्ले को यहाँ बुलाओ बात करने के लिए, वो जाने को तैयार नहीं है। तो कैसे एक ऐसा देश जो आम आदमी को साथ लेकर चलना चाह रहा है, कैसे इस आईसीएस के माध्यम से आगे बढ़ेगा? और इसलिए उस दौर के बहुत सारे कवियों ने इन सिविल सर्वेंट्स के बारे में खूब खराब खराब लिखा है। एक कवि मुक्तिबोध नाम के हुए, शायद आपने नाम सुना होगा। मुक्तिबोध ने कविता लिखी अंधेरे में, जिसका मतलब है कि देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसमें ऐसा लगता है कि सिविल सेवकों के बारे में लिख रहे हैं। एक शब्द होता है उदरम्भरी, जिसका मतलब है पेट भर गया है। और वो क्या लिख रहे हैं? उदरम्भरी बन अनात्म बन गए, पेट भर गया तो आत्माहीन हो गए। भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। ये नाराजगी है उस कवि की जो सिविल सेवकों के व्यवहार से बहुत परेशान है। ये स्पेसिफिकली सिविल सेवक के बारे में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है कि वो उस समय के सिविल सेवकों को भी कह रहे हैं। और एक दूसरा कवि तो इतना नाराज है, आदम गौड़वी साहब तो इतने नाराज हैं उस समय के शासकों से
वो तो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, ब्यूरोक्रेट से, कलेक्टर से सबसे नाराज रहते थे और कह रहे कि तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख तो लो भाई। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, चलो मेरे साथ। चलो तो भाई, तुम लाट साहब बने बने महल में बैठे बैठे शासन चलाओगे, आम आदमी का घर भी नहीं देखोगे, मोहल्ला भी नहीं देखोगे और कहोगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे भाई कुछ काम तो करो, आम आदमी से मिल तो लो, देख तो लो। और उस समय के कलेक्टर क्या करते थे, आईएएस अधिकारी बहुत सारे फाइलों में अच्छी अच्छी बातें, यहाँ गए बांध बन गया है जो बना ही नहीं, खेतों में हरियाली है जो है ही नहीं, सब फाइलों में चल रहा है। और इसी पर व्यंग्य करते हुए पदम ने फिर लिखा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये सच नहीं है। और अगर तुम फाइलों वाले सिविल सर्वेंट हो ना, तुम्हारी फाइलों में कुछ भी लिखा हो, उन फाइलों से देश नहीं सुधरता है, समाज नहीं सुधरता है। इसलिए हमें वो सिविल सर्वेंट चाहिए जो आम आदमी के पास जा सकते हो, जिनमें कंपैशन हो, करुणा हो, संवेदना हो, समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कमिटमेंट का भाव हो, डेडिकेशन का भाव हो। अगर आप ऐसे सिविल सर्वेंट हो सकते हैं तो सिविल सर्वेंट होने का मजा है, वरना तो सत्ता के भूखे लोग हजारों लाखों दुनिया में हैं ही, एक आप या एक मैं।